हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑफ कोर्स आप लोग बहुत अच्छे हैं ना। आपसे हम पूछ इसलिए लेते हैं कि खास करके बिहार बोर्ड वाले जो स्टूडेंट होते हैं बहुत भावुक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले जो कर रहे थे, अम्ल, क्षारक और लवण। अब इसका दूसरा भाग है जिसको हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, कहने का मतलब ये है कि अम्ल जल के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, या क्षार जो है अम्ल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एक्चुअली देखिए, जल में जब एसिड को हम डालते हैं तो एसिड आयन में टूट जाता है और जल भी आयन में टूट जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े अम्ल किस तरह से जल में टूटता है। जल की उपस्थिति में अम्ल, जल की बात करें तब H2O, ये कैसे टूटेगा? तो H प्लस और OH आयन के रूप में टूट जाएगा। जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, यही H प्लस आयन उत्पन्न करता है। शुष्क ड्राई HCl, अब अगर ड्राई HCl की बात करें, ड्राई HCl, अब क्या ड्राई HCl लिटमस पेपर के रंग को चेंज करेगा? नहीं करेगा ना, रंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आयन में टूटेगा नहीं, जल की उपस्थिति में है। ये जो है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटेगा, और H2O जो है ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, तो इसमें जो है हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। तो शुष्क जो ड्राई HCl गैस या कोई गैस रहेगा तो लिटमस पेपर को रंग को कलर नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये H प्लस आयन नहीं देगा तो एसिड शो नहीं करेगा। ये जल के अणुओं से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन है क्या? तो हम लोग कहें H प्लस आयन H2O से जुड़कर A बना लेता है H3O प्लस, इसी को हम लोग हाइड्रोनियम आयन करते हैं। तो H प्लस आयन स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये स्वतंत्र नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो H2O के साथ रिएक्ट करके ये H3O प्लस बना लेता है। ये जल अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, HCl प्लस H2O, तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ H प्लस आयन H2O के साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेता है क्या? H3O आयन, यही कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। अब क्षार की बात करते हैं। क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड, क्षार क्या होता है जो पहले समझिए। तो हम लोग पहले बता चुके हैं कि मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड को क्षारक क्षारक कहें। तो क्षारक जल में घुलकर, अब कोई मेटल का ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? तो आयन में टूट जाएगा, Na प्लस और प्लस OH माइनस आयन हो जाएगा। तब ये क्या करेगा? ये OH माइनस आयन की संख्या को बढ़ा देगा। जल क्षारक जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, उत्पन्न करते हैं। NaOH लिए, जल में लिए तो Na प्लस और OH माइनस आयन। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब अल्कली किसको कहें? देखिए, कुछ जो क्षारक होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ क्षारक जो होते हैं पानी में घुलनशील नहीं होते। तो वैसा क्षारक जो पानी में घुलनशील होता है ना, उसी को अल्कलीन बोलते हैं। तो ये अल्कली बोलते हैं या क्षार कहते हैं। सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते।
अब हम लोग कहें अम्ल क्षारक को तनुकृत करना, अम्ल क्षारक को तनुकृत करना। तनुकृत करने का मतलब है कि पतला करना। अगर मोटे शब्दों में कहें तो जैसे एसिड है गाढ़ा और एसिड क्या है पतला, ये हम लोग उसी को कहते हैं तनुकृत करना। तनुकृत करना का मतलब ये हो गया, पानी आप मिला दीजिए उसमें, अगर पानी मिलाता है तो अब वो तनुकृत हो गया। अब पानी को कैसे मिलाएगा ये ये डिपेंड करता है। अगर आप एसिड में पानी को मिला देते हैं, एसिड में जल को मिला देते हैं, तो ये विस्फोट कर जाएगा। ठीक है, अगर एसिड में आप पानी को मिलाते हैं तो क्या होगा, विस्फोट कर जाएगा। तो हमको तनुकृत करने के लिए जल में, हमको जल में एसिड को धीरे धीरे वो भी दीवार के सहारे गिराना पड़ता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं ना, इसी को तनुकरण कहते हैं, डाइल्यूशनेशन कहते हैं। अब क्या सावधानी बरतना है, ये जल में अम्ल क्षारक का घुलना एक अत्यंत उष्माक्षेपी रिएक्शन। अगर हम लोग जल में अम्ल को देंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही हीट होगा उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग उष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक होगा, जिसके कारण अगर जो अम्ल जिसमें रहेगा, अगर कांच है तो फूट जाएगा, या और कुछ विस्फोट हो सकता है, जिसके कारण कि अम्ल से क्षति हो सकता है कपड़ों में या शरीर में। इसलिए आपको ये बहुत ही सजग रहना पड़ेगा। और बहुत जल में हम लोग, जल में एसिड बहुत धीरे धीरे मिलाएंगे और दीवार के सहारे इसको गिराएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। विलयन कितने प्रबल है, पीएच स्केल। अब एक नया चीज आया कि पीएच स्केल किसको कहते हैं। तब विलयन के हम लोग सांद्रता को नापने के लिए, विलयन के प्रबलता को हम लोग नापने के लिए हमको स्केल चाहिए। तो वो स्केल है पीएच स्केल ना। पीएच स्केल क्या बताता है, पीएच स्केल ये बताता है कि जो आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हो सकता है न्यूट्रल, माने उदासीकरण हो सकता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल हो सकता है, और क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, नहीं अम्लीय हो सकता है, और कौन हो सकता है, क्षारीय हो सकता है। तो ये पीएच यही बताएगा कि आपका विलयन जो है वो आपका क्षारीय है या न्यूट्रल है, या एसिडिक है, बेसिक बेसिक है, या न्यूट्रल है। तो पीएच यही बताता है। अब पी, इसमें जो पीएच में पी जो होता है तो वो पोटेंज बताता है, पोटेंज ना। और एच जो होता है ये हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, हाइड्रोजन के सांद्रता को बताता है। अगर हम लोग कहें आगे की क्लास में पढ़िएगा कि पीएच क्या है, तो व्हाट इज पीएच, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। नहीं तो यही पी जो है ये पोटेंस बताता है, और एच जो है ये हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, और पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यही डिफिनीशन, इस तरह से हम लोग एक हैं। अच्छा, अगर एक स्केल लेते हैं तो 0 से 14 के बीच में होता है। अगर 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, 7 से कम रहेगा तो एसिडिक होगा, 7 से अधिक होगा तो बेसिक होगा। जिसका पीएच 7 होगा वो विलयन उदासीन होगा, जिसका विलयन 7 पीएच
जिस विलयन का पीएच 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और जिस विलयन का पीएच 7 से अधिक होगा तो वो बेसिक होगा। बेसिक मतलब ये हो गया क्षारक प्रकृति का होगा। और ये पीएच क्या बताता है, तो एच आयन की सांद्रता को बताता है। पीएच स्केल इंटरप्रिटेशन, पीएच बराबर कितना 7, उदासीन विलयन। पीएच अगर 7 से बड़ा है तो क्षारीय विलयन, और पीएच अगर 7 से छोटा है तो अम्लीय विलयन। अब हम लोग देखते हैं कुछ समान पदार्थों का पीएच। ठीक है, हम लोग कुछ पदार्थ लेते हैं और उसका हम लोग पीएच के स्टडी करते हैं कि उसका पीएच कितना होता है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होगा, पीएच जो है 7 से बहुत कम हो। जैसे जठर रस लेते हैं, अब गैस्ट्रिक जूस है, तो इसका हम लोग करीब करीब 1.2 होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो गया। दुर्बल में बीक एसिड में जैसे नींबू का रस लेते हैं तो इसका कितना होता है, तो 2.2 होता है। टमाटर अगर ले लिए तो 4 हो गया। पीएच धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका पीएच जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मतलब है कि उसका अम्लीयता घट रहा है। जैसे 4 हो गया तो इसकी अम्लीयता कम है, इसका 2.2 है, इसकी अम्लीयता ज्यादा है। इसका कितना है, ये 1.2 है, तो इसका अम्लीयता सबसे ज्यादा। अब हम लोग शुद्ध पानी का ले लेते हैं जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। इसका माने कैसा होगा, उदासीन होगा। ब्लड का ले लें 7.4 है, 4 है, तो अब इसका बेसिक हो गया। दुर्बल क्षारक, वीक बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका 10 हो गया। तो अब ये प्योर बेसिक हो गया। अब देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, तो एक्चुअली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया। अब मान लेते हैं कि गैस पेट में हुआ, गैस पेट में होने का मतलब है कि एसिड हो गया, एसिड हो गया। अब ये बेस है और ये एसिड है, तो दोनों मिलाकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा सॉल्ट, और प्लस बना लेगा H2। इसका मतलब सॉल्ट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये हम लोग कहें एसिडिटी को खत्म कर देगा, कौन, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो वही यहाँ पर है, दुर्बल क्षारक में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिए, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और इसका पीएच करीब करीब कितना हो गया, तो 10 हो गया। प्रबल क्षारक की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल है, जिसका कितना हो गया, तो 14 होता है। पीएच होता है, पीएच बराबर कितना है इसका, 14। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, माने प्रबल क्षारक हो गया ना। तो प्रबल क्षारक की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्रबल एसिड की बात करें तो ये आपका हो गया जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पीएच के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो पीएच का क्या महत्व है, तो हमारे शरीर से भी महत्व है। जैसे हमारा शरीर, हमारा पीएच होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, माने 7 से कितना होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो 7 से 7.8 के बीच में, इसी के बीच में हम लोगों के शरीर का पीएच काम करता है। कितना से काम करता है, तो 7 से लेकर 7.8 के बीच में पीएच होना चाहिए। वर्षा का जल, जैसे रेन वाटर, जब वर्षा के जल का पीएच 5 से कम हो जाता है, 5 से कम होने का मतलब, 5 से कम होने का मतलब वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। पीएच 7 से ही कम हो जाएगा तभी ये अम्लीयता स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 5 से जब कम हो गया तो उसी वाटर को हम लोग अम्लीय अम्लीय वर्षा बोलते हैं। यह नदी के जल के पीएच को कम कर जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो गया।
नहीं, पीएच अगर कम जाएगा तो नदी में जितने सारे जलीय जीव रहते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। बगीचे की मिट्टी का पीएच, हम लोग देखते हैं कि अपने ये फसल अच्छे हो, इसलिए पीएच का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ब्लॉक में चेक करवाने के जाते हैं कि मिट्टी इसका कैसा है। क्यों? क्योंकि विभिन्न पौधों के लिए हमको कभी अम्लीय या कभी क्षारीय हमको मिट्टी की जरूरत होती है, तो उसी के अनुसार जो है उसका पीएच होना चाहिए। पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अम्लीय या क्षारीय मिट्टी को उपचारित कर पौधे के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। अन्य ग्रह, अदर प्लैनेट्स, वेनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले बादलों से बना होता है ना, वहां जीवन संभव ही नहीं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तब अगर 7 रहा, जैसे वाटर है उसका 7 है, तो वो क्या हो गया? उदासीन। अगर पीछे आएंगे 7 से कम रहेगा, 0 के बीच में रहेगा तो अम्लीय है, और 7 से 14 के बीच में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय। पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो अम्ल, पीएच का वैल्यू 7 से अधिक है तो क्षार, और पीएच बराबर 7 है तो ये उदासीन हो गया। अब हम लोग हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेट में क्या होता है? जठराग्नि, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, उत्पन्न करता है, जो भोजन पचाने में मदद करता है। अब भोजन देखिए, ये दो पीएच जो है दो तरह से काम करता है। ये HCl जो है दो तरह से काम करता है पेट में। एक तो बाहर से जो बैक्टीरिया आ गया तो उसको मार देता है, और दूसरा क्या करता है, कोई जीव माने कीटाणु विषाणु जो भी जीव आ गया तो उसको मार देता है। दूसरा, भोजन को अम्लीय बना देता है, क्योंकि अम्लीय ही माध्यम में जो इसके बाद डिओडेनम में या छोटी आंत या बड़ी आंत, छोटी आंत में जो पाचन होता है तो उसमें अम्लीय माध्यम में ही प्रतिक्रिया करता है। अपच, इनडाइजेशन में पेट बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है। ये तो जब ये पेट डाइजेस्ट हो गया, कहने का मतलब जो एसिड रहा तो प्रॉपर रूप से डाइजेशन नहीं हुआ तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी के कारण गैस फॉर्म होता है, और ये दर्द होता है और जलन होता है। राहत के लिए, अब गैस हो गया तो गैस के लिए क्या करेंगे? तो गैस का मतलब क्या हुआ? एसिड है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे? तो एंटी एसिड डालेंगे। एंटी एसिड में क्या करेंगे? कोई बेस खाएंगे। बेस का मतलब एंटी एसिड के रूप में हम लोग जो गोली खरीदते हैं तो यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यही जो जिसको हम लोग इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जो लाल इतना बड़ा होता है और लाल होता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है। अब रिएक्ट कैसे करेगा? तो पेट में है आपका एसिड, अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया? बेस। तो क्या करेगा? तो ये सॉल्ट बना लेगा और प्लस H2 बनेगा। इसका मतलब पेट में जो एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो गया सॉल्ट बनने के कारण। एंटी एसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं। उदाहरण, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक है। तो इस तरह से उसके बाद हम लोग आते हैं पीएच परिवर्तन और दंत क्षय। दांत किस तरह से टूट जाता है, गिर जाता है? तो देखिए, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम होने का मतलब ज्यादा एसिडिक हो गया, ये ज्यादा एसिड हो गया, तब दांतों का क्षय जो है शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखते रहिएगा कि आपके मुंह का क्षार पीएच कितना मान। दांतों का इनेमल, इनेमल किसको कहते हैं? दांत के ऊपरी वाला भाग को हम लोग इनेमल कहते हैं।
ना। ये एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, जो कि सबसे हार्ड होता है। अब शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ये पानी में तो घुलेगा नहीं, लेकिन पीएच इसका कितना होता है, इतना होने से ये क्या करता है, कोरोड कर देता है, संक्षारित कर देता है। जिस तरह से लोहे पर ऑक्साइड बन जाता है तो कोरोड कर देता है, उसी तरह से ये हार्ड सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट को भी क्या कर देता है, कोरोड कर देता है। भोजन के बाद मुंह में बचे बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं। इलाज क्या है, तो मुंह में अम्ल बन गया तो उसको क्षार से अति कर दीजिए, क्षार से साफ कीजिए। तो जितना भी पेस्ट आपका है वो क्या है, क्षार है ना। आप उसके जगह पर चूना पानी का भी इस्तेमाल अगर कर लीजिएगा तो पर भी वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो एसिड आपके मुंह में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करना, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, क्षार से हम लोग करेंगे, जो कि आपका टूथपेस्ट होता है वही काम करता है। टूथपेस्ट आपका वही काम करता है। अब देखिए, पशुओं एवं पौधों द्वारा आत्मरक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा आत्मरक्षा, जैसे मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी अगर डंक मारता है तो उसमें क्या रहता है, उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है, HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड अगर शरीर में जाता है तो काफी दुखता है, ये फॉर्मिक एसिड। अब एसिड है, अगर मान लेते हैं मधुमक्खी काट लिया तो हमको क्या करना, इसको न्यूट्रलाइज करना। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करें, HCOOH है। अब कोई इस पर खाने वाला सोडा लगा लीजिए, क्योंकि खाने वाला सोडा क्या है, बेस है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर बेस डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्ट, ये बन जाएगा सॉल्ट और प्लस इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड प्लस बेस ये क्या हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर करने का मतलब न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल हो गया तो दर्द खत्म हो जाता है। डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा, एक दुर्बल क्षारक लगाने से आराम मिलता है। नेटल का डंक, नेटल भी क्या करता है, उसमें भी फॉर्मिक, नेटल के पौधे के पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। ये छूने पर मेथनोइक अम्ल, इसी को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, दोनों एक के। ये छोड़ता है जिससे कि जलन होने लगता है, ये क्या होता है, जलन होने लगता है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका दूसरा वीडियो मेरा समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और अगर कहीं दिक्कत होगा तो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।